हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इसमें जो कुछ भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा हम उसे देखेंगे और उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, और जो भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हम उन चीज़ों को स्किप करते चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक हमारे किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और उसी तरह ये हमारे सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। यहाँ पे लिखा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, पुरोहित किसको कहते हैं, जो कि पूजा पाठ करवाते हैं। फिर है शिल्पकारों, जो कि मूर्तियां बनाते हैं, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यहीं से हम सब यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब अगला पॉइंट क्या है इसका, लिखा है कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 जो कि हम पृष्ठ 2 में देखेंगे, उसमें हमें नर्मदा नदी को ढूंढना है, पता लगाना है। फिर लिखा है यहाँ पे कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। कौन सी नदी के तट पर रहते थे? नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पाद को संग्रह किया करते थे या फिर इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। फिर है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पे मैप दिया गया है। तो ये हमारी इंडिया है और सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये किरथर और यहाँ पे सुलेमान है। ठीक है, अब आगे क्या बात की जा रही है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो सबसे पहले जौ और गेहूं की फसल जो उपजाई गई थी वो भारत की उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास उपजाई गई थी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। तो वो भी हम मैप में देख लेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो कहाँ है जगह, वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो देखते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पे है। हाँ, तो इसको हम मैप से समझेंगे। यहाँ पे सिंधु नदी है हमारी। फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। ये जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर लिखा गया है यहाँ पे कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो जो बड़ी नदियों में मिल जाती है उनको सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो यहाँ पे सिंधु नदी की बात की जा रही है और इन नदियों के किनारे ही 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि नगरों की शुरुआत हुई थी उस टाइम। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। तो सबसे पहले जो नगरों की शुरुआत हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हुई थी, और फिर गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। ध्यान में रखिए। फिर है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो ये भी हम मानचित्र देख के पता लगाएंगे। फिर लिखा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये जो मगध है ये पटना बिहार के पास है। ठीक है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पे जो मैप के बारे में बात की जा रही है, ये जो मैप अभी हम लोगों ने देखा वो दक्षिण एशिया का है। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं आधुनिक भारत यानी कि हमारा इंडिया, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका।
ये जो देश है ये दक्षिण एशिया में आते हैं। फिर है अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो ये जो मैप है ये दक्षिण एशिया में ये जो आते हैं और ये जो पड़ोसी देश है इन सबको दर्शाता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है वो हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ पर क्लियर होगा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, तो यात्राएं क्यों करते हैं लोग, डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ इसमें से जो इसका जो सार होगा वो देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो आज जो लोग यात्राएं करते हैं वो क्यों करते हैं, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए करते हैं, फिर काम के लिए करते हैं और व्यापार के लिए करते हैं, और इसके साथ ही पर्यटन स्थलों को देखने के लिए भी यात्राएं करते हैं। क्लियर होगा ये। फिर आगे देखेंगे देश का नाम। तो हमारे देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि इंडिया शब्द जो है वो किस चीज़, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो इंडस जो है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो भारत का नामकरण किसने किया था, ईरानियों और यूनानियों ने। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे, लिखा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी है। ये जो क्वेश्चन है ये सीटे 2016 में पूछ चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए आप लोग कि ऋग्वेद जो है वो 3500 वर्ष पुरानी है। फिर आगे देखें अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम जानने के लिए पुस्तकों को ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, और इसके साथ ही पांडुलिपियाँ जो होती है उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पांडुलिपि क्यों कही जाती है, क्योंकि वो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है, किसी भी प्रकार से प्रिंट नहीं करवाया जाता था, मुद्रित नहीं करवाया जाता था, इसलिए वो उनको पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है, कहा गया है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज के नाम पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती है, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि पांडुलिपियाँ जो थी वो तारपत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। यहाँ पे आपको एक भोजपत्र दिखाया गया है, पांडुलिपि दिखाई गई है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और फिर भोज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो अभी हम लोगों ने पांडुलिपि के बारे में बात करी है और अब हम अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। तो अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो अभिलेख का है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। ठीक है, तो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस इसके सार को देखेंगे। तो कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे। ठीक है, तो इसके जो लाभ थे ये था कि कठोर सतह पर लेखों के लिखने में अधिक समय तक जो लेख थे वो सुरक्षित रखते थे और ये जो लेख थे वो आसानी से मिट नहीं पाते थे। ठीक है, और लेख उसके बारे में बात की जा रही है कि इसको लिखने में क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो इसको लिखने में, चूँकि ये पत्थर पे लिखे जाते थे, काफ़ी हार्ड था और इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगती थी, तो बस यही कठिनाइयाँ आती थी। और इसके फ़ायदे ये थे कि ये मिटते नहीं थे जल्दी और काफ़ी समय तक
सही रहते थे। फिर आगे देखेंगे हम, यहाँ पे बात की जा रही है बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्कों का यह सिक्का किस तरह से भिन्न है। काफ़ी अंतर है, इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। फिर है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते रहे हैं। तो पुरातत्वविद जो थे, जो कि इन सब चीज़ों की जांच परख करते थे, पांडुलिपियां, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, ये भी सीटेट में पूछ चुका है कि पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार जो शब्द का प्रयोग करते थे वो क्या था। तो ऐसे चीज़ों के लिए वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो उस समय के कपड़े जो पुरातत्वविद थे उनको मिले थे क्या। तो पुरातत्वविद जो थे उनको कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिले होंगे, क्योंकि उस समय सूती वस्त्र जो थे वो यूज होते थे, जो कि समय के साथ सड़गल जाते थे, तो उनको नहीं मिले होंगे। थोड़ा बहुत मिला होगा। फिर है अतीत एक या फिर अनेक। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ अतीत शब्द का जो यूज हुआ है वो बहुवचन में हुआ है, इसलिए अतीत एक और अनेक भी हो सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप करेंगे इसको। फिर है तिथियों का मतलब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से समझिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या उससे कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अब तिथियों के बारे में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे है अंग्रेजी में BC है ना, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो BC लिखा होता है इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में जो ईपू लिखा होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ईसा पूर्व। कभी कभी तुमने तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा देखा है। यह इसका जो फुल फॉर्म होता है, AD का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो होता है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो AD किसको कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है उसको एनो डोमिनी AD कहा जाता है। कभी कभी AD की जगह C या फिर BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। C अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, तो CE जो होता है इसका अर्थ जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉमन एरा, और BCE का बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, क्लियर होगा। फिर है हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में भी तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो हमारे देश में भी इसी से देखा जाता है। फिर है कभी कभी अंग्रेजी के VP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। फिर है कि पृष्ठ 2 पर तिथियां हैं उनका पता लगाओ और इसके लिए तुम किस शब्द समूह का प्रयोग करोगे। तो पेज 3 पे 4700 और 2500 का यूज किया गया है, तो इसके लिए हम BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट शब्द का यूज करेंगे। तो ये क्लियर होगा। अगर आप नहीं समझे तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फिर है अन्यत्र, ये पांडुलिपियों के बारे में दी गई है और ये जो है किस चीज़ के लिए क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लाइन जो है, शेर जो है, इसके लिए L यूज किया जाता था, फिर यहाँ पक्षी के लिए A किया जाता था। तो इसी भाषा में वो शब्दों के माध्यम से इन पांडुलिपियों का अध्ययन करते थे, इसको पढ़ा करते थे। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उनसे 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिसे तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। तो अगर आपको कोई पुरातत्वविद मिल जाते हैं जिनसे आपको मौका मिलता है कि आप 5 प्रश्न पूछो, तो आप क्या क्या पूछोगे। तो
ऐसे में हम पूछ सकते हैं कि वो किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं, या फिर उसमें क्या सावधानी बरतते हैं वो खुदाई करते समय, या फिर खुदाई से मिले चीज़ों की उम्र का पता वो कैसे करते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं कि खुदाई में मिली चीज़ों का कहाँ और कैसे रखा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। फिर है इस ये जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये जो पार्ट 1 था, चैप्टर 1 था इसका, इसमें क्या क्या उपयोगी शब्द देखा हमने। तो हमने देखा यात्रा, फिर पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो ये सब कितना इम्पोर्टेंट है, और इसका जो अर्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है आओ याद करें। तो यहाँ पे कुछ मैच कर हमको सुमेलित करना है, तो इसको अभी हम लोगों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है, तो हम इसको फटाफट से सुमेल करेंगे। तो नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी जो है इसका क्या होगा, आखेट तथा संग्रहण। फिर है मगध, मगध का होगा पहला बड़ा राज्य। फिर है गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ का हो जाएगा आरंभिक कृषि। फिर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा प्रथम नगर। ठीक है, इसी के आसपास सबसे पहले नगर की स्थापना हुई थी। फिर है गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो अभी हम लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा है, इस पार्ट को पढ़ा है, इसलिए हम इसको इतने अच्छे से जल्दी जल्दी से मैच कर पाए। फिर यहाँ पे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ, तो कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। फिर है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4700 वर्ष पूर्व। फिर है गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब बना था, तो वो 2500 वर्ष पूर्व उसकी स्थापना हुई थी। फिर है वर्तमान, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। फिर देखेंगे कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पांडुलिपि और अभिलेख के बीच में अंतर बताना है, तो क्वेश्चन भी हम करते ही चलेंगे। तो पांडुलिपियाँ जो होती थी वो प्रायः तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, अभी हमने पढ़ा। जबकि जो अभिलेख होते थे वो पत्थर या फिर धातु जैसी किसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि खोदकर लिखे जाते थे। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि राशिदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो राशिदा ने क्या पूछा था कि अतीत के विषय में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था हमारा। तो इसका जो जवाब होगा कि हम अतीत के विषय में पांडुलिपि व अभिलेख का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम ईंट तथा पत्थर से बनी हुई इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों से औजार, हथियार, बर्तनों और सिक्कों के माध्यम से भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ और इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। तो पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं मिली थी वो कौन कौन सी थी, तो उनको सिक्के मिले थे, हथियार मिली थी, आभूषण मिले थे, चित्र और मूर्ति भी मिले थे, साथ ही उन्हें हड्डियां मिली थी और इमारतों के अवशेष मिले थे। ठीक है, और आगे पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। तो इनमें से जो पत्थर की बनी हो सकती है वो इमारत होगी, और फिर हथियार होंगे, औजार होंगे और मूर्तियाँ होंगी। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो ये जो क्वेश्चन है, तो साधारण स्त्री पुरुष जो उस समय में थे, यानी कि प्राचीन काल में जो स्त्री और पुरुष थे वो अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। तो इसका जवाब यही होगा कि साधारण स्त्री और पुरुष जो थे वो अपने काम को शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे कि वो उनका विवरण तैयार करें, या फिर ये भी संभव हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, तो हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हो। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि वे गरीब हो और उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो किसी को रख के और ये काम करवाए, उनके लिए ये जो काम हो वो खर्चीला हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, कम से कम ऐसी 2 बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो यहाँ तो क्लियर है कि राजा का जीवन काफ़ी आरामदायक था और किसानों को कष्टों से भरा हुआ था। और दूसरी बात जो है वो ये भी हो जाएगी कि राजा जो थे वो अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, अभिलेख लिखवाते थे, जबकि किसान जो थे वो ये सब नहीं करवाते थे। क्लियर होगा।
फिर है आओ करके देखें। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष या फिर पुरुष या फिर स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। हस्तशिल्प। हस्तशिल्प जो होता था जिसमें हाथ से कढ़ाई बुनाई या फिर और भी इस तरह के काम किए जाते थे, वो स्त्री भी करती थी और पुरुष भी किया करते थे। ठीक है, फिर है भवन शिल्प, यानी कि मकानों को बनाने का या फिर भवनों को बनाने का जो कार्य था, इसमें स्त्रियां नहीं थी, इसमें सिर्फ पुरुष इस तरह के काम किया करते थे। क्लियर होगा। फिर यहाँ पे 5 की बात की जा रही है। फिर है मूर्ति कला। तो मूर्ति शिल्प जो होती थी, उस समय जो मूर्ति बनाए जाते थे वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर बनाते थे, तो मूर्ति शिल्प में भी स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। फिर है काष्ठ शिल्प, यानी कि काठ के चीज़ों की जो भी सामग्री बनाई जाती थी उसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, सिर्फ पुरुष करते थे, तो ये हो जाएगा। फिर चर्म शिल्प, चमड़े का जो कारोबार था, चर्म शिल्प जो था वो भी सिर्फ पुरुष किया करते थे, महिलाएं नहीं किया करती थी। क्लियर होगा ये। चलिए, फिर है क्वेश्चन 8। अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? इनमें से तुम किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? तो अतीत में जो किताबें लिखी जाती थी, जो बुक्स लिखे जाते थे, वो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर भी लिखे जाते थे, राजाओं के जीवन के बारे में भी लिखे जाते थे, औषधि और विज्ञान के बारे में भी लिखे जाते थे, महाकाव्य भी लिखे जाते थे और कविता और नाटक भी लिखा जाते थे। ठीक है, सारा कुछ लिखा जाता था। तो इनमें से कौन सा लिखना पढ़ना पसंद करोगे, तो वो तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप इनमें से क्या पसंद करोगे, वो हम बता सकते हैं आंसर में। बस आगे कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीट किया, जो कि क्लास 6 का था। आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।